पूनम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छी। ठीक है, तो शुरू करें क्लास? हाँ सर, सर शुरू कर दीजिए। और क्या कराना चाहिए। ये पूनम, पीछे से वॉइस आ रही है कुछ, किसी बच्चे का। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, और ये भी हमने बताया था कि उसकी मृत्यु के बाद में जो है भारत में ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। तो पहले हम थोड़ा सा एक चीज, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी उत्तर भारत में, वो तुर्कों के सैनिक अभियानों का एक तरीके से उसका प्रत्यक्ष परिणाम था। तो तुर्क सैनिक अभियान के कारण जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और ये जो प्रक्रिया थी वो 11वीं शताब्दी से शुरू हुई और 13वीं शताब्दी के मध्य तक रही, और ये 2 चरणों में हुई थी। जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि गजनवी जो है उसने भारत में आक्रमण किए 1000 से लेकर 1027 तक उसने भारत में आक्रमण किए थे। और दूसरा मोहम्मद गौरी द्वारा 1174 से लेकर 1226 तक का, ये 2 प्रक्रिया 2 चरणों में भारत में तुर्की सैनिक अभियान हुए थे। तो देखें तो दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 से लेके 1526 तक है, और इसमें एक तरीके से ये देखा जाए तो कुल 320 वर्षों का शासन काल है दिल्ली सल्तनत का इसमें, और 5 राजवंश इसके अंतर्गत हुए। तो जो पहला जो वंश था वो मामलुक वंश था, उसके बाद में फिर खिलजी वंश आता है, उसके बाद तुगलक वंश आता है, और उसके बाद सैयद वंश, और सबसे आखिर में लोधी वंश आता है। और उसके बाद में जो है लोधी वंश को पराजित करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो एक तरीके से हम देखें दिल्ली सल्तनत के जो अधीन जो है 5 जो है राजवंशों की एक तरीके से स्थापना हुई। तो यहाँ हम एक चीज और देखेंगे कि उत्तर भारत में जो अंतिम जो तुर्क विजेता जो था मोहम्मद गौरी, उसकी कोई संतान नहीं थी। और अगर एक चीज हम देखें, उसकी कोई संतान नहीं थी, वो अपने साथ बड़ी संख्या में दास लेके आया था। क्योंकि अगर हम देखें मध्यकालीन जो है जो व्यवस्था थी, मध्य पश्चिम एशिया में जो व्यवस्था थी, वहां पर दास बनाए जाने की एक तरीके से दास रखने की एक परंपरा थी। जो जिसको दास बनाया जाता था उसको ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसको घरेलू कार्यों में ही उसको लगाया जाता था या खेती बाड़ी में लगाया जाता था। उनको जो उनका जो मालिक होता था उनको एक तरीके से शिक्षा दीक्षा देने का भी उनका प्रबंध करता था। तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है कार्य सौंपे जाते थे। तो मोहम्मद गौरी जो था वो अपने साथ दास लेके आया था, और उसने अपने दासों को ही जो है अधिकारियों के तौर पर उनको नियुक्त किया था। 1206 में मोहम्मद गौरी की जो है अचानक मृत्यु हो जाती है, और ऐबक जो उसका एक दास होता है उसने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरूप जो है वो अपनी जो सत्ता ग्रहण करता है। तो भारत में हम यहाँ देखेंगे कि जो पहला जो दास जो स्थापना होती है वंश की, इसके संबंध में जो इतिहासकार हैं उनमें एक मतभेद की स्थिति है कि जो ये दास वंश इसको कहा जाए, क्योंकि मोहम्मद गौरी के दास जो था ऐबक, उसने इस वंश की स्थापना की थी। तो क्या इसको दास वंश कहा जाए या यह कि प्रारंभिक तुर्क वंश कहा जाए, इन शब्दों को लेकर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इनमें जो इतिहासकार है हबीबुल्लाह, उनका मत जो है वो सर्वमान्य है कि इन्होंने जो है इस जो वंश था, जो पहला वंश जो स्थापित किया गया था दास वंश जो है, उसको दास वंश ना कहकर उन्हें मामलुक शासक उनको नाम दिया, मामलुक वंश उन्होंने कहा। उनका ये मानना था कि ये जो शासक हैं, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन की बात करें, जो प्रारंभिक जो 3 जो शासक हुए हैं वही दास के तौर पर रहे हैं। लेकिन बाद के जो अन्य जो शासक हैं वो जो एक तरीके से जो है उनके जो शासक थे वो उनके जो है ये कहें हम पुत्र कहें या पुत्री के तौर पर रहे हैं।
और चूंकि आरंभिक जो सुल्तान जो थे, जो शासक थे, वो दास के तौर पर तो थे, लेकिन उनको जो है बाद में उनकी दासता से मुक्त कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में जो बाद के जो शासक होते हैं, तो प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की जो संतान थे, और इनके कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या मामलुक सुल्तान कहना अधिक उन्होंने उसको उचित समझा। तो यह मामलुक शब्द का जो अर्थ ये निकलता है कि ऐसे सुल्तान जो मतलब जिनके माता पिताओं को एक तरीके से गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया गया है, उसके एक तरीके से स्वतंत्र माता पिता से जो उत्पन्न जो संतानें हैं, जो हुई हैं और उन्होंने जो राज किया, इस कारण इस वंश को जो है मामलुक वंश कहा गया। और फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ जो मामलुक वंश है, इसके अंतर्गत कौन कौन से शासक हुए। तो जो सबसे पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा है। वो 1206 में शासक बना था और उसके बाद में 1210 तक रहा। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में आराम शाह 1210 और 11 के दौरान आराम शाह रहा। उसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है, वो 1211 से लेकर 1236 तक रहता है। फिर अतुद्दीन जो है 1236 में, फिर फिरोज शाह, और उसके बाद में रजिया जो है मुस्लिम जो साम्राज्य की प्रथम महिला के शासिका के तौर पर रही। उसके बाद में बहराम शाह 1240 से 42 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1240, नासिरुद्दीन महमूद 46 से 65, और गयासुद्दीन बलबन जो है 1265 से 87 तक, और कैकूबाद जो सबसे आखिर में था वो 1287 से 1290 तक उसने शासन किया था। तो ये एक जो है मामलुक वंश के जो शासक रहे हैं, जो करीबन का जैसे 1206 से लेके 1290 तक जो है इन्होंने शासन किया। करीबन जो हम देखिए तो जो है इन्होंने 94 वंश के आसपास जो है इन्होंने 84 वंश के आसपास इन्होंने शासन किया। तो यह एक इनका शासनकाल मोटे मोटे तौर पर हमने यहाँ आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का एक दास था, और इसको उपाधियां भी दी गई हैं। इसको जैसे लाख वक्स कहा गया है, साथ में इसकी एक उपाधि कुरान खां भी दी, क्योंकि लाख वक्स की उपाधि इसको इस आधार पर दी गई कि ये जो है एक तरीके से मुक्त हस्त तौर पर लोगों को दान दिया करता था। तो दान देने के कारण इसको जो है उपाधि जो दी गई वो लाख वक्स की उपाधि दी गई। और कुरान खां की इसकी जो उपाधि वो इस आधार पर दी गई कि ये जो है बचपन में जो है अत्यंत सुरीले उसमें जो है स्वर में कुरान का पाठ करता था, और जो है इस कारण कुरान के पाठ करने के कारण इसको जो है कुरान खां की इसको उपाधि दी गई। तराइन के द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1192 में, जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बाद में तो एक तरीके से हमने ये बताया था कि उसके बाद में दिल्ली जो मोहम्मद गौरी का दिल्ली पर अधिकार हो गया था, और उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने उत्तर भारत का जो साम्राज्य था उसका सूबेदार इसको नियुक्त किया था। तो भारत में जो है तुर्की राज्य की जो स्थापना, जो वास्तविक एक तरीके से हम ये कहें कि जो आरंभिक तुर्की राज्य की जो स्थापना का जो श्रेय जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। यहाँ एक तरीके से दो प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं कि भारत में आरंभिक जो है तुर्की राज्य की स्थापना वो किसने की, तो इसका आंसर ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक अर्थों में पूछा जाए कि वास्तविक अर्थ में भारत में तुर्की जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो उसका उत्तर जो है वो इल्तुतमिश होगा। वो हम आपको अभी बताएंगे। इल्तुतमिश ने जो था वो दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने पर सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपाह सलार की पदवी तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में, मतलब जब ये 1206 में ये शासक बन गया था, तो 1208 में इसकी जो दासता से इसको मुक्त किया गया था। वो भी जो इसको दासता से मुक्त किया गया था, जो गजनी के जो शासक थे एक तरीके से
जो उनके वैध जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इनको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है इसकी दासता से मुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना जो शासन चलाया था वो उसने लाहौर, जो उसकी जो राजधानी थी लाहौर से चलाया था। उसने अपना एक मुख्यालय दिल्ली में भी बनाया था। दिल्ली में जो अभी वर्तमान में जो इंद्रप्रस्थ है वहां पर इसने अपना मुख्यालय बनाया था, लेकिन अधिकांश जो इसने अपना जो शासन जो चलाया था वो लाहौर से चलाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक तरीके से इसने जो है साहित्य को भी संरक्षण दिया, साहित्यकारों को भी संरक्षण दिया। तो विशेष तौर पर दो साहित्यकार जिनमें एक का नाम हसन निजामी और एक का नाम फक्र मुदव्विर है, इसको विशेष तौर पर इसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है भारत में जो कुतुब मीनार दिल्ली की नींव रखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने प्रारंभ करा दिया था, लेकिन आकस्मिक तौर पर इसकी मृत्यु के बाद में इस कार्य को जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। और ये जो मस्जिद थी वो पहले एक जैन मंदिर होता था, तो उसके जो एक तरीके से खंडर हैं, हम ये कह सकते हैं, उस मंदिर को एक तरीके से तोड़ दिया गया था। तो उस मंदिर के जो ध्वंसावशेष थे उन मंदिर उससे जो है इस कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। एक दूसरी मस्जिद अजमेर में एक निर्माण कराया था इसने, जिसका नाम था अढ़ाई दीन का झोपड़ा। तो विशेष तौर पर भारत में दो मस्जिदों का जो निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और दूसरी अजमेर में अढ़ाई दीन का झोपड़ा। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से इसकी अचानक गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि इस्लाम में उत्तराधिकार को नियुक्त करने की कोई परंपरा नहीं थी। हमने ये भी देखा था कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकार को भी लेके एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें जो है जब वो मदीना जाते हैं तो मदीना के नागरिकों के द्वारा एक व्यक्ति को जो है मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद जो है साहब जिस पूरी जो अंदर असंतोष न उत्पन्न हो जाए, जनता को शांत रखने के लिए और उपद्रव को रोकने के लिए अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया था। लेकिन क्योंकि आराम शाह जो एक कमजोर और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और जो तुर्क एक जो नवीन जो साम्राज्य था, भारत की जो स्थानीय शक्तियां थी वो भी जो है तुर्कों को भारत से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करती। तो ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियों की मांग थी कि एक ऐसा शासक जो है गद्दी पर बैठे जो वास्तविक तौर पर जो है जो साम्राज्य की जो स्थिति है एक तरीके से उसको संभाल सके। तो जो तुर्क जो अमीर थे एक तरीके से उन लोगों ने जो है इल्तुतमिश को पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया था। तो इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार या अक्तादार था। तो यहाँ पर इल्तुतमिश और जो है आराम शाह जिसको जो एक तरीके से शासक था, उनके बीच में एक संघर्ष होता है और जो है इनके बीच में एक युद्ध होता है। दिल्ली के पास में इनके बीच में युद्ध होता है जिसमें इल्तुतमिश विजयी होता है और बाद में आराम शाह की हत्या कर दी जाती है। तो एक तरीके से 8 माह का जो अल्पकालिक शासन जो है आराम शाह का वो समाप्त हो जाता है और इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बनता है। अब हम देखेंगे इल्तुतमिश। तो चूंकि देखा हमने कि ऐबक को जो है बहुत कम समय मिला और वो भारत में जो आरंभिक जो तुर्क जो साम्राज्य था उसको पूरी तरीके से स्थायित्व तो नहीं प्रदान किया उसने और ना ही वो कोई विजय कर पाया। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश जब शासक बना तो उसके सामने बहुत सारी जो एक तरीके से कठिन परिस्थितियां विद्यमान थी और जो है भारत में उसको जो तुर्क जो साम्राज्य था उसको स्थायित्व प्रदान करना था, सैन्य व्यवस्था को जो है एक तरीके से यहाँ स्थापित करना था, राजस्व जो है निरंतर उसको मिलता रहे ऐसी व्यवस्था उसको यहाँ करना थी, प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय की व्यवस्था को विशेष तौर पर यहाँ स्थापित करना था। तो जो तुर्क इल्तुतमिश जब शासक बना तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। साथ में ही जो मोहम्मद गौरी के समय जिन राज्यों को जीता गया था, विशेष तौर पर हम बात करें जो राजपूत राज्य थे जिनको पराजित किया गया था, वो धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी एक तरीके से शक्ति को दोबारा उन्होंने बढ़ा लिया था और तो मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक तरीके से कठिनाई उत्पन्न
कर रहे थे। तो कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश जो था वो 1211 से 1236 तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा उसने। और ये जो था जो ऐबक का दामाद और बदायूं का उस समय बदायूं का अक्तादार था। तो दिल्ली का जो वास्तविक जो संस्थापक जिसको माना जाता है वो कुतुबुद्दीन जो हो वो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था कि अगर दिल्ली का संस्थापक के बारे में सिर्फ पूछा जाए कि दिल्ली का संस्थापक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो वो जो है ऐबक आएगा। और दिल्ली का वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था। यहाँ पे हमने एक चीज आपको बताई थी कि जो है खलीफा के पद के बारे में हमने बताया था कि जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खलीफा जो है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के तौर पर रहे। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से खलीफा से को जो है उत्तराधिकार जो एक तरीके से अपने उत्तराधिकार के लिए जो है अधिकार पत्र प्राप्त करना था। तो इल्तुतमिश जो मिस था वो दिल्ली का एक तरीके से प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर जो है खलीफा के दूत के तौर पर अपने नाम जो है इसने अंकित कराया था। अगर देखा जाए इल्तुतमिश की विजयों के बारे में, जैसे कि हमने भी आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भारत के अधिकांश जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए थे। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने 1226 में जो है बंगाल की विजय की थी। साथ में हमने बताया था कि मोहम्मद गौरी के समय में उसके एक दास ने जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उसने बंगाल बिहार पर एक तरीके से आक्रमण किया था, वहाँ लूटपाट करी थी और नालंदा जो विश्वविद्यालय था और उसको जो उसने नष्ट कर दिया था। और उसके बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में और एक तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में बंगाल का जो शासक था उसने अपने आप को एक तरीके से जो दिल्ली सल्तनत है उससे स्वतंत्र कर लिया था। तो इल्तुतमिश ने 1226 में बंगाल को विजय कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। साथ में ही जो 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर और जो मंदसौर जो है उस पर भी अधिकार कर लिया और 1231 में इसने ग्वालियर पर विजय किया था। तो ग्वालियर विजय के बाद में ही इल्तुतमिश ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी की जो अपनी मृत्यु के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन होगा उसकी घोषणा की थी। इसने अपनी पुत्री जो रजिया जो थी एक तरीके से उसके पुत्र एक तरीके से इतने योग्य नहीं थे कि वो शासन सत्ता संभाल सके, तो उसने अपनी पुत्री जो थी उसको रजिया उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये जो घोषणा की गई थी वो ग्वालियर विजय 1931 ग्वालियर विजय के बाद ही इसने घोषणा करी थी। 1234-35 में इल्तुतमिश ने मालवा के क्षेत्र को विजय किया था और उसकी आखिरी जो विजय थी वो अभियान जो किया था वो बामियान अभियान किया था और वही खोखरों के विरुद्ध शांति में अभियान था। यहाँ पर इसकी तबीयत खराब हो गई और वहां और एक तरीके से अचानक इसकी मृत्यु हो गई। तो 1211 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। अब हम देखेंगे इसके शासन के गठन के बारे में देखेंगे, क्योंकि जैसा मैं भी आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी वो उसको एक तरीके से ऐबक को इतना समय नहीं मिला कि जो है शासन व्यवस्था को प्रबंध कर सके, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। तो इल्तुतमिश ने जो शासन में जो अन्य तुर्क अमीर कहीं वो मजबूत ना हो जाए, जो है एक तरीके से मजबूत ना हो जाए और सुल्तान के लिए कहीं खतरा उत्पन्न ना कर दें, तो इसने अपने विश्वास पात्र ऐसे 40 अमीरों का एक दल बनाया जिसको जैसे 40 अमीर जिनको कहा जाता था, उनको तुर्कान चहलगानी के नाम से भी इनको जाना जाता था। भारत में जो है सैन्य संगठन और जो है राजस्व जो है सरकार को निरंतर मिलता रहे, सुल्तान को निरंतर मिलता रहे, तो उसके लिए भारत में इसने अक्ता प्रणाली को जो है संगठित किया। तो अक्ता का जो अर्थ होता है वो भूमि होता है। तो अक्ता जैसे अगर हम देखें कि किसी क्षेत्र जो विशेष को जो है एक अमीर हो गया या सैनिक होते थे उनको दे दिया जाता है। इस व्यक्ति को, जिस अमीर को या सैनिक को दिया जाता था अक्ता, उस क्षेत्र से उस व्यक्ति को जो है वहां पर जो प्रशासनिक जगह होती थी, साथ में उस क्षेत्र में जो है उस व्यक्ति को
जो है वो एक तरीके से कानून व्यवस्था की देखभाल उसको करनी पड़ती थी, लगान भी वसूल करना पड़ता था, किसानों से लगान वसूलता था, उसमें छोटे मोटे जो मुकदमों की सुनवाई भी करता था और साथ में सैनिक सेवाएं भी प्रदान करता था। एक तरीके से अक्ता जो व्यवस्था थी जिस व्यक्ति को प्रदान किया जाता था उसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती थी। जो क्षेत्र उसको दिया जाता था वहां पर उसको प्रशासनिक कार्य तो देखने ही होते थे, साथ साथ में उसको सैनिक जो है अपने जो सुल्तान के लिए सैनिक भी उसको रखने पड़ते थे। तो अक्ता भू राजस्व का क्षेत्र था जो सैनिक और अमीर अधिकारी को दिया जाता था। चूंकि हम देखेंगे तुर्क जो सैनिक जो थे एक तरीके से जो गुलामों के तौर पर थे, तो पहली बार इल्तुतमिश ने एक शाही सेना के गठन का विचार रखा था, क्योंकि एक केंद्र में अभी तक जो सेना जो होती थी वो जो अक्तादार होता था वही एक तरीके से सुल्तान को उपलब्ध कराता था। लेकिन इल्तुतमिश ने जो अक्तादारों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए विचार रखा कि शाही सेना का भी गठन किया जाए, एक तरीके से स्थायी सेना होनी चाहिए। और सेना का जो मुख्य तौर पर जो अंग होता था वो घोड़सवार और पैदल सेना होते थे। और अगर देखें कि हम बाद में अभी हम बताएंगे आपको, जो बलवंत था उसने जो है सेना की तरीके से देखभाल रख रखाव के लिए एक तरीके से एक विभाग की स्थापना की, जो एक तरीके से मंत्री को नियुक्त जो दीवाने आरिफ कहलाता था। साथ में न्याय की भी इसने व्यवस्था की। न्याय के लिए जो अगर देखा जाए कि अंतिम जो न्याय जो दिया जाता था वो जो सुल्तान के द्वारा ही दिया जाता था, लेकिन जो है जो प्रांत थे वो जो विश्व स्तर पर राजधानी की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें या अन्य जो प्रमुख नगर थे, वहां पर काजी और जो है अन्य जो उसकी सहायता के लिए एक जो है कर्मचारी जिसको अमीर दाद कहा जाता था उसकी नियुक्ति की थी। तो इल्तुतमिश के समय पर जो है एक तरीके से ये परंपरा बनी हुई थी कि इसने जो है सुल्तान का जो महल था वहां पर संगमरमर के दो शेर बने हुए थे, उनकी गले में घंटियां बंधी होती थी। तो अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था तो वह सुल्तान के महल की तरफ जाता था और वहां पर जो घंटियां होती थी उनको बजाता था और उसकी फरियाद जो होती थी उसको सुनकर तत्काल न्याय की व्यवस्था की जाती थी। तो एक तरीके से जो न्याय की जो व्यवस्था थी वो सर्वोच्च न्यायालय जो होता था, जो अंतिम निर्णय होता था वो सुल्तान का होता था। लेकिन तो सुल्तान के बाद जो एक तरीके से जो निर्णय दिया जाता था वो काजी उल कुजात का होता था, वो जो एक तरीके से केंद्रीय स्तर पर होता था। और अगर हम बात करें क्षेत्रीय स्तर पर, नगरों के स्तर पर और राजधानी के स्तर पर देखा जाए तो वो काजी और अमीरदाद जो है न्याय की व्यवस्था करते थे। साथ में जो अगर हम बात करें कि यहाँ अगर न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो है अगर हिंदुओं से संबंधित अगर जो न्याय था तो वो हिंदू सरदारी करते थे। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जो हिंदू और मुसलमान दोनों से संबंधित अगर मामला होता था तो उसमें जो न्याय वो किया जाता था वो मुस्लिम कानूनों के आधार पर जो न्याय किया जाता था। लेकिन अगर सिर्फ हिंदू से संबंधित मामला है तो वो हिंदू विधि के अनुसार ही उसका जो है न्याय किया जाता था। इल्तुतमिश जो है एक तरीके से प्रथम ऐसा शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को, जैसे हमने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना समय नहीं मिला कि भारत में जो है प्रशासनिक जो संरचना की स्थापना कर सके भारत में जो है। तो इल्तुतमिश ने अपना कोई सिक्का जारी नहीं किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कोई सिक्का जारी नहीं किया था। इल्तुतमिश ऐसा प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो भारत में अगर बात करें कि भारत में जो सिक्का जो व्यवस्था जो दिल्ली सल्तनत के दौरान किसने चलाया था, तो वो जो प्रथम शासक जो था वो इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए थे, चांदी का टका जारी किया था और तांबे का जीतल। तो ये एक तरीके से सिक्कों के नाम थे, चांदी का टका और तांबे का जीतल। उस समय तांबे का उसको जो सिक्का था उसको जीतल कहा जाता था। चांदी का जो टका था 125 ग्रेन था, ये एक स्टैंडर्ड मानक था कि जो सिक्का जो होगा वो 125 ग्रेन का ही होगा। तो एक स्टैंडर्ड मानक था उस समय का। तो जो इसने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर जो है जो इनका जो स्टैंडर्ड था, एक तरीके से हम बात करें इनकी मानक की बात करें तो ये जो सिक्के थे वो पश्चिम के जो देश थे उनके जो है उनके मानकों पर आधारित था। साथ में ही जो सिक्के होते थे वो लेख युक्त सिक्के
होते थे। इन सिक्कों पर कुछ ना कुछ जो है लिखा होता। जैसे अगर हम वर्तमान में बात करें तो हमारे जो भारत सरकार के द्वारा जो सिक्के जो जारी किए जाते हैं उनमें भारत सरकार लिखा रहता है, और जो अपने मूल्य का जो सिक्का है वो भी लिखा रहता है, साथ में उसमें अन्य कुछ चीजें भी उसमें लिखी होती। तो ऐसे जो पहले जो सिक्के होते थे, सल्तनत काल में जो सिक्के होते थे, उन सिक्कों पर जो खलीफा का नाम जो है इल्तुतमिश ने खलीफा का नाम उन सिक्कों पर अंकित कराया था। साथ में अन्य चीजें जैसे अपने आप को अपने शक्तिशाली सम्राट के तौर पर और धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, और अपने उसने जो अपनी जो उपाधि जो थी नासिर अमीर उल मोमिनीन और अमीर उल मोमिनीन जिसने अपने आप को घोषित किया था, वो भी उसने अंकित कराया था। तो जैसे हम अगर वर्तमान में देखें हमारे जो सिक्के होते हैं उस पर कुछ ना कुछ लिखा ही होता है, चाहे भारत सरकार लिखा हो या अन्य चीजें लिखी हो। तो ऐसी व्यवस्था जो है जो उस समय जब सिक्के जारी किए गए थे उसमें सुल्तान का भी नाम लिखा होता था, सुल्तान की उसमें पदवी जो होती थी वो भी लिखी होती थी। साथ में अगर खलीफा को सम्मान दे रहे हैं तो खलीफा का नाम का भी उसमें अंकित कराया जाता था। अब हम देखें तो जो चांदी का टका जो है भारत में सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो इल्तुतमिश ने चलाया था, लेकिन बाद में इसका जो टका था वो चांदी का टका था। लेकिन आगे देखेंगे बलबन जो था उसने जो है सोने का भी टका चलाया था। और सिकंदर लोधी जो आखिर में जो आएगा, लोधी वंश को हम जो पढ़ेंगे तो वहां पर जो सिकंदर लोधी था उसने तांबे का टका भी जारी किया। तो एक तरीके से टका जो था वो तीनों ही धातुओं का होता था, चांदी का भी होता था, सोने का भी था और तांबे का भी था। अगर स्थापत्य की बात करें तो भारत में प्रथम जो मकबरा जो निर्माण कराया था वो इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। जो इसने जो मकबरे का जो निर्माण कराया था वो नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 में सुल्तानगढ़ी नामक एक मकबरे का निर्माण कराया था। तो अगर हम बात करें कि जैसे हमने भी बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण कार्य को भी उसने पूरा कराया। तो भारत में प्रथम निर्माण जो है मकबरे को जो निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। इल्तुतमिश ने कुछ ईदगाहों का भी निर्माण कराया था, साथ में ही इसने कुछ दरवाजे थे उनका भी इसने निर्माण कराया था। व्यक्तिगत अगर तौर पर हम देखें, इसके व्यक्तिगत जीवन के तौर पर देखें तो अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था, और जो सूफी संत थे भारत में उनका ये काफी आदर करता था। विशेष तौर पर हम बात करें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो काजी हमीदुद्दीन नागौरी और शेख बुरहानुद्दीन बहारुद्दीन जकारिया, तो इनका ये विशेष तौर पर आदर करता था। और इनके साथ में जैसे हम देखें इनके साथ इसके पारिवारिक संबंध भी थे। तो शेख बहाउद्दीन जो जकारिया थे उनकी सहायता से इसने मुल्तान को भी विजय प्राप्त करी थी। इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के बाद में अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। लेकिन जो है किसी महिला को उत्तराधिकारी के तौर पर नामित करना तो तुर्क जो थे उनके बीच में ऐसा कोई उदाहरण अभी तक नहीं था। तो इल्तुतमिश जैसा पहला शासक था जिसने एक परंपरा को तोड़ते हुए उत्तराधिकार में जो है पुत्रों को नामित करने की तरीके से, वैसे तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि उत्तराधिकारी को नामित किया जाए, लेकिन इसने एक व्यवस्था के तौर पर अपनी जो पुत्री थी उसको नामित किया। लेकिन जो उलेमा जो वर्ग था, जो एक तरीके से जो धर्म की जिसको व्याख्या करने का जिसको अधिकार था, जिसको उलेमा वर्ग कहा जाता था, तो उसने इसको शरीयत के विरुद्ध माना। मतलब जो इस्लाम का जो कानून है, जो शरीयत है, उसके जो है विरुद्ध इसको माना। और जो राज परिवार की जो लोग थे उन्होंने रजिया के विरुद्ध जो है षड्यंत्र उसके विरुद्ध प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो शरिया जो है रजिया की जो सौतेली माँ थी जिनका नाम शाह तुर्कान था, उन्होंने अपनी पुत्र जो है फिरोज शाह को शासक बनाने का षड्यंत्र रचा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है शाह जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है शासक बनता है 1236 में। और क्योंकि वो भी एक तरीके से अयोग्य शासक होता है और वो शासन नहीं संभाल पाता है, तो उसके बाद में रजिया सुल्तान जो है वो 1236 तक 1236 से 1240 तक शासक के तौर पर रहती है। लेकिन चूंकि एक महिला को जो लेमा वर्ग था और जो अमीर वर्ग थे वो महिला
कि शासन को एक तरीके से सहन नहीं कर पाते हैं और उसको भी जो है उसको भी षड्यंत्र करके उसको हरा देते हैं और जो है और बाद में जो है उसकी उसकी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस संबंध में आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने जो एकता प्रणाली बताई उसे एक बार और बता दीजिए। हाँ, देखिए अक्ता को हम ऐसे करके समझ सकते हैं, जैसे जमींदार को आप समझिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो अक्ता व्यवस्था थी वो जो है वो मुस्लिम शासक भारत में लेके आए थे। तो अगर मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर हम बात करें भारत में सामंती व्यवस्था थी, जो सामंत होता था वो जो है एक एक भूखंड होता था। जैसे मान लो जी मैं एक छोटा सा शहर का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैं मथुरा का नाम ले लूँ या आगरा का नाम ले लूँ, तो उसको वो क्षेत्र उसको दे दिया जाता था। तो जो क्षेत्र दे दिया था तो वहां पर जो शासन व्यवस्था को जो कार्य करता था वो सामंत ही करता था। पहले मैं सामंती व्यवस्था थोड़ा आपको बता दूं, वहां पर वो सामंत करता था और उस क्षेत्र से जैसे भू राजस्व की उगाही करना, जो किसान उस क्षेत्र में रहते थे उनसे भू राजस्व की उगाही करता था। साथ में वहां पर किसी भी वहां पर हर तरह का जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती थी उसकी देखभाल करना होता था, लोगों को न्याय प्रदान करना होता था। लेकिन सामंत जो होते थे एक तरीके से वो उनकी जो प्रवृत्ति होती थी, जब भी कोई शासक जो कमजोर होता था वो उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते और अपने आप को जो है वो स्वतंत्र घोषित कर देते। लेकिन जब जब जो तुर्क भारत में आए तो ये अपने साथ में अक्ता प्रणाली लेके आए। तो इन्होंने क्या किया, जो भारत में अभी तक जो सामंती जो व्यवस्था थी उसकी जगह इन्होंने अक्ता प्रणाली को भारत में लागू किया। जो 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 क्षेत्र होते थे जिनको एक तरीके से सूबा कहा जाता था, तो वो जो है वो अमीरों को या जो सैनिक जो होते जो सैनिक अधिकारी होते थे उनको दिया जाता था। तो एज ए उनको जो है राज्य की सेवा के बदले में उनको अक्ता दे दिया जाता था, एक क्षेत्र दे दिया जाता था और उनको कहा जाता था कि ये क्षेत्र जो आपको दिया जा रहा है उससे आपको दो कार्य करने हैं। एक तो पहला कार्य तो आपको उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, वहां का प्रशासनिक नियंत्रण आपको देखना है और उस क्षेत्र से आपको भू राजस्व उगाही करना है। भू राजस्व जो आपको उगाही करना है एक निश्चित सीमा तक आप अपने पास रख सकते हैं। मतलब वो जो जितना जो है एक तरीके से जो है जो सुल्तान वो निर्धारित कर देता है कि इतना क्षेत्र आपको जो है इतना जो राजस्व जो है लगान जो आपको वसूलेंगे वो अपने पास रखना है और उससे आपको सुल्तान के लिए जो है सेना रखनी है और जो अन्य जो पैसा आप जो कलेक्ट करेंगे वो जो है वो शाही खजाने में भेजना है। तो लेकिन ये एक तरीके से उससे अलग जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी उससे अलग ये थी कि समय समय पर जो अक्तादार होते थे उनका जो है स्थानांतरण होता रहता था, लेकिन जो सामंत होते थे उसका वो उनका स्थानांतरण नहीं होता था। तो जो सामंतवादी व्यवस्था थी एक तरीके जो सामंत जो है उडंती हो जाते थे और एक तरीके से अपने जो राजा होते थे उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे, उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो है अक्ता व्यवस्था लाई गई। तो अक्ता जो व्यवस्था थी एक तरीके से प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। और किसी का कोई प्रश्न? सर मैं ये